देखो सपोज एक डायपोल है, उस डायपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा, तब क्या होंगे, वो डायपोल टॉर्क फील करेंगे। टॉर्क क्यों फील करेंगे, कैसे फील करेंगे, वो सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन टॉर्क फील करने के बाद होंगे क्या, उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होंगे। वो एनर्जी कितना होंगे, उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दिस इज गिवन बाय दिस। ठीक है, यही फॉर्मूला को आज की लेक्चर में हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप बेसिक से देखेंगे हम लोग चीज़ों को। तो आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ और चीज़ों को नोट करते जाना। ठीक है, पहला स्टेप में हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो बेसिकली मार्कर है, इस मार्कर पे मैंने फोर्स लगाया। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया कुछ लेट्स से 5 न्यूटन है ना, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया 5 न्यूटन, सेम फोर्स। तब क्या होंगे, ये जो मार्कर है, ये मार्कर कुछ इस तरह से रोटेट होंगे। ठीक है, जब रोटेट होंगे लेट्स से कुछ इस तरह से एंगल एक फॉर्म किया, थीटा एंगल। ठीक है, तो जब भी कोई चीज रोटेट होंगे तो वहां पे एक फोर्स एसोसिएट होंगे, दैट इज रोटेशनल फोर्स, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने क्या रखा, एक डायपोल रखा। ठीक है, ये एक माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ये डायपोल है, सेम इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे। तो डायपोल की एक सेपरेशन डिस्टेंस होंगे, उसको सपोज ट्वाइस ए कंसीडर किया। ठीक है, तो अभी देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। ठीक है, और इस फोर्स की वैल्यू कितना है, Q इंटू ई। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, F इज इक्वल सेम होंगे Q इंटू ई। ठीक है, तो देखो अगर फैक्टर लिखोगे तो नेगेटिव चाहिए, अगर नहीं लिखोगे मतलब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स क्यों लगा, द रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में मूव होंगे, और मूव होना यानी कुछ फोर्स लगेंगे, फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ये है। ठीक है, तो इस केस में क्या होंगे, ये जो डायपोल है ये कुछ इस तरह से रोटेट होंगे। ठीक है, तो जब रोटेट होंगे तो यहाँ पे कुछ टॉर्क लगेंगे। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये टॉर्क की डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। ठीक है, बाद में हम लोग समझेंगे लास्ट में। ओके, तो अभी ध्यान से देखो इस केस में जो टॉर्क होंगे उस टॉर्क की वैल्यू कितना होंगे, उसको निकलने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला कौन सी है, ताउ इज इक्वल टू, सेकंड स्टेप है ना, फाइंड टॉर्क। तो ताउ इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसका किसका बीच में डिस्टेंस है, बिटवीन टू फोर्सेस। ओके, तो एक्चुअल में मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस कहते हैं, तो मैंने डायरेक्टली टू फोर्सेस कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है, ये एक लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फोर्स है इसकी लाइन ये है। तो बेसिकली दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होंगे, ये होंगे। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 90 बना रहा है, यहाँ पे भी 90 बना रहा है। ये इसको, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। ये जो लाइन खींचा मैंने और एक लाइन खींचा, तो ये जो डिस्टेंस होंगे इसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसके साथ 90 कर रहे हैं लेकिन इसके साथ 90 नहीं कर रहे हैं, तो दोनों के साथ 90 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस डिस्टेंस को भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से होंगे, ये वाला होंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट मालूम है आपको, एक फैक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग लेके जा सकते हैं, तो ये जो फोर्स है इसको उठा के यहाँ पे लेके जा सकते हैं ना, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फाइन, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होंगे उसको हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू ई। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितना होंगे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितना होंगे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा ना, तो ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखो जब रोटेट होंगे, कुछ एंगल से रोटेट होंगे, इसको थीटा कह दिया, अगर ये थीटा होंगे ये भी तो थीटा होंगे, है कि नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो इस केस में सपोज मैंने यहाँ पे साइन थीटा लगा दिया, तो हमें क्या मिलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर ये थीटा होंगे, थीटा के ऑपोजिट जो है दैट इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मालूम है आपको, तो परपेंडिकुलर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सी होंगे, ये होंगे। इस डायपोल की जो लेंथ है इसको हमने सपोज ट्वाइस एल कंसीडर किया। ठीक है, तो ट्वाइस एल लिख देंगे, है ना, तो यहाँ से ट्वाइस एल को इधर लेके आओ, तो यू विल राइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस एल साइन थीटा। कितना आसान है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितना मिला हमें, ट्वाइस एल साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक।
अभी एक चीज ध्यान से देखना, डायपोल होंगे तो डायपोल के पास मोमेंट भी होंगे, यानी डायपोल मोमेंट होंगे। तो जो डायपोल मोमेंट होंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और उसको हम लोग पी लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी। और पी की वैल्यू कितना है, चार्ज, दोनों में से एक चार्ज को ले लो इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, तो दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस एल। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट पी को हम लोग क्यू इंटू ट्वाइस एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्यू है ना, ट्वाइस एल है, तो दोनों को मिला के हमें क्या मिलेंगे, पी मिलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ई है और यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, तो ताऊ की वैल्यू कितना आया, इतना सा आया। तो नेक्स्ट स्टेप में यानी थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड वर्क। ठीक है, तो वर्क को कैसे फाइंड करोगे उसके लिए, ठीक है, मैं एकदम कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, एक है लीनियर केस, ओके, और एक है रोटेशनल केस। ये सब चीज़ें बुक में इस तरह से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाना, JEE नीट लेवल के एग्जाम्स दोगे तो काम आएंगे। ठीक है, तो लीनियर केस में क्या है, सपोज एक बॉक्स है, इस बॉक्स के पास कुछ मास होंगे, है ना, इसको फोर्स लगे, तो ये लीनियर फोर्स है, सीधा सीधा फोर्स लगे, बिकॉज ऑफ दैट ये मूव हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, कुछ डिस्टेंस, इसको हमने आर कह दिया। तो यहाँ पे वर्क किया आपने, वर्क की फॉर्मूला क्या लिखोगे, F.R, है ना, फैक्टर है, फिर इसको आप लिखोगे FR cos थीटा। ठीक है, इतना सा है कहानी। तो रोटेशनल केस होंगे तो ये जो वर्क होंगे, इस वर्क को आप क्या लिखोगे, वर्क इज इक्वल टू, यू विल राइट F.R, नो, क्या लिखोगे, F की जगह पे रोटेशनल है ना, तो यहाँ पे ये लीनियर फोर्स लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशनल फोर्स लिखोगे जो है टॉर्क। ठीक है, और यहाँ पे डॉट लगाओगे, और जो डिस्प्लेसमेंट होंगे, ये डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल के केस में क्या होंगे, थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आप थीटा लगाओगे। ठीक है, तो बाकी सेम है, ताऊ थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली जो ये थीटा है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अभी जो इंपॉर्टेंट कहानी है दैट इज, इस केस में हम लोग पहले डी थीटा को डिस्प्लेस करेंगे। इन ए सेंस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट्स से उसको हमने डी थीटा कहा, या तो ऐसे भी समझ सकते हो, जो ये तो एक कांस्टेंट फोर्स के लिए है। जो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन की फॉर्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, फाइन। तो देखो इस केस में आप लोग नोट कर दीजिए ना, हाँ, इसको भी मिटा देता हूँ अभी, है ना, अदरवाइज गंदा दिखेंगे। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से, क्या ये दोनों फोर्सेस अपने लगे नहीं लगे, इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप अभी कुछ वर्क करोगे, नहीं करोगे। ठीक है, जब आप इन दोनों फोर्सेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाओगे तो क्या होंगे, तो आप वर्क करोगे। तो बेसिकली इस डायपोल, ये जो डायपोल है ये पहले इस तरह से मूव कर रहा था, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको ऐसे मूव करवाओगे जबरदस्ती इस फोर्स के अगेंस्ट, है ना, तो उस केस में आप कुछ वर्क करोगे। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर, पहले ये एंगल जो है इसको हमने θ1 कह दिया। ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, जबरदस्ती इसको, ये जो पहले वाला फोर्स है उसके अगेंस्ट इसको मूव करवाया, तो ये कुछ इस तरह की हो गया, ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये निगेटिव है। ठीक है, तो ये जो पहले एंगल था वो θ1 था, अभी जो नया एंगल है उस नया एंगल को हमने कह दिया θ2। तो आपने कितना डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ तक किया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप बोलोगे डी थीटा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो उस केस में आपने कुछ वर्क डन करोगे, उस वर्क डन को हम कह सकते हैं DW, स्मॉल वर्क डन। ठीक है, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया डी थीटा, एंड DW इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ताऊ डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक। जब इस वर्क को इस तरह से लिखा ताऊ डी थीटा, तो टोटल वर्क डन की वैल्यू कैसे लिखोगे, उसके लिए आपको इस डी थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। उससे पहले हम लोग इस ताऊ की वैल्यू को बिठा देते हैं। ठीक है, ताऊ की वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे PE साइन थीटा। ठीक है, तो PE साइन थीटा, ठीक है, फिर क्या है डी थीटा। ओके, ताऊ की वैल्यू है P साइन थीटा लिख दिया, फिर है डी थीटा, तो DW की वैल्यू कितना आ गया, इतना सा। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या है, फाइंड वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ DW, यानी आप लिखोगे PE साइन थीटा डी थीटा। अभी ध्यान से देखना, ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, θ1 से लेकर θ2 तक। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट लगाओगे θ1 और यहाँ पे θ2।
ठीक है। जो कांस्टेंट होंगे इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे। तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो जो डायपोल मोमेंट पी की फॉर्मूला है, पी क्या है, पी इज इक्वल टू चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस। तो P इज कांस्टेंट बिकॉज चार्जेस जितना था उतना ही है और जो सेपरेशन डिस्टेंस है जितना था पहले उतना है, तो बेसिकली चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे P इज कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो अब क्या लिखोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं किया आपने, तो अब इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा को करोगे, ठीक है, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। क्लियर है। तो इसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होंगे, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या है, कॉस थीटा है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना। तो W इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी ई साइन थीटा की इंटीग्रेशन है कॉस थीटा, ठीक है। लिमिट लगाओगे, ये है रूल थीटा 2, है ना, इंटीग्रेशन की रूल लिमिट इस तरह से लगाते हैं ना। तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन है कॉस थीटा, असल में माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो हम लोग इस माइनस को बाहर लेके आ सकते हैं, माइनस पी ई, फिर क्या लिखेंगे, माइनस पी ई कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, फिर यहाँ पे सेम लिमिट लगा दिया थीटा 2। तो पहले लिमिट ब्रैकेट को तोड़ने का रूल क्या है, हम लोग थीटा की जगह पे पहले क्या लिखेंगे, थीटा 2 लिखेंगे, है ना, माइनस लगाएंगे, फिर कॉस थीटा की जगह पे थीटा 1 लिखेंगे इस बार, ये है सिंपल सा रूल, ठीक है। तो अभी देखो, अगर हम लोग थीटा 1 को ऐसे रखने से भी हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो। अगर इस माइनस को अंदर रखोगे तो विल राइट पी ई, ठीक है, फिर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा 2 के आगे क्या होंगे, माइनस होंगे, है ना, और कॉस थीटा 1 के आगे प्लस होंगे, क्योंकि माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कॉस थीटा 1 के आगे क्या है, प्लस है, ठीक है, और कॉस थीटा 2 के आगे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू इतना सा हो गया, यहाँ तक कर दो, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है। तो साथ में देख लो, है कि नहीं। तो यहाँ तक तो हो गया ना, इजी है। तो ये जो W है, W इज इक्वल टू इतना सा मिला, ठीक है। तो अगर हम ये जो थीटा है, ये थीटा पहले कुछ था एंगल इतना सा, है ना, अगर हम थीटा को पहले सपोज 90 रखा, ठीक है, तो लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा 2 कितना होंगे, लेट्स कंसीडर थीटा 2 को हमने कुछ थीटा कह दिया, ठीक है। तो इस केस में W को क्या लिखेंगे, W को लिखेंगे पी ई कॉस थीटा 1, है ना, कॉस थीटा 1 की जगह पे 90 लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा 2 की जगह पे थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कॉस 90 का वैल्यू कितना है, हाँ कितना है, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो आप लिखोगे माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो माइनस है बाहर आ जाएंगे, तो आप लिखोगे पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो W का जो फॉर्मूला है दैट इज पी कॉस थीटा आफ्टर टेकिंग दिस कंडीशन, ओके। तो अभी देखो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, माइनस पी फैक्टर डॉट ई फैक्टर ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है दैट इज कॉस थीटा, इजी है, यस, ओके। तो लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप में ये जो वर्क है, वर्क इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या है, कैपिटल यू से लिखते हैं ना। तो दिस इज इक्वल टू क्या होंगे, आप लिख सकते हो माइनस पी डॉट ई यानी पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो इतना सा है कहानी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे, वर्क डन जितना होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जितना वर्क करोगे, मतलब जितना एनर्जी है आपके पास उतना ही तो वर्क करोगे, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, फाइन। तो अभी देखो, अगर हम और एक कंडीशन ले कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे वो मैक्सिमम कब होंगे, तो उस केस में देखो, अगर ये जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 हो तो हमें क्या मिलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होंगे, ठीक है, जब ये जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना होंगे, कॉस थीटा की वैल्यू 0 होंगे, नहीं कितना 1 होंगे, क्योंकि कॉस 0 का मीनिंग क्या है 1, ठीक है। तो बेसिकली जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यू उसकी वैल्यू कितना होंगे, माइनस पी होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो क्या, कि इस केस में ये माइनस है, तो माइनस होंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो मैक्सिमम होने के लिए क्या होना होगा, उसको ध्यान से देखो, इसको मिटा दो, यस, नोट करके रखना। और एक चीज देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, और JEE नेट लेवल के जो एग्जाम्स है वहाँ पे इस टाइप का इन कॉन्सेप्ट से
इन खतरनाक कॉन्सेप्ट बोलूंगा मैं, इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे चीज़ों को, है ना, तो अच्छे से देखना होगा, है ना। अभी देखो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये तो मिनिमम हो गया, ठीक है। जब थीटा इज इक्वल टू 0 होंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है तो मिनिमम है, तो आप लिखोगे थीटा इज इक्वल टू 0 में पोटेंशियल क्या होंगे, मिनिमम होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ऐसे देंगे कि पोटेंशियल इज मिनिमम, तो वहां से आपको खुद समझ जाना होगा कि थीटा की वैल्यू कितना होंगे, 0, ठीक है। उसके लिए डायग्राम चाहे तो आप बना सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे थीटा और पी, देखो ये जो थीटा है किसका किसका बीच में एंगल है, पी और ई के बीच में एंगल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है कि नहीं, ठीक है। पी की डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज, तो थीटा विल बी दिस वन, ठीक है। ये जो एंगल है पी और ई के बीच में एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थीटा की वैल्यू है सपोज 45 डिग्री, कुछ भी समझ लो, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 मतलब क्या है, कैसे समझोगे, तो पी की डायरेक्शन ये होना होगा, ठीक है, क्योंकि पी और ई जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, थीटा होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नेगेटिव चार्ज होंगे यहाँ पे होंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होंगे, है ना, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव इज द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। क्लियर है, तो इसके लिए ये डायग्राम हो गया। नेक्स्ट, मैक्सिमम कब होंगे, जब मैक्सिमम होने के लिए थीटा कितना होना होगा, थीटा होना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि देखो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस पी कॉस थीटा, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 होंगे, तब देखना क्या होंगे, माइनस पी है, कॉस 180 की वैल्यू कितना है, -1, है ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, तो पी मिलेंगे, तो यहाँ पे प्लस आया यानी ये मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस केस को कैसे ड्रॉ करोगे डायग्राम में, ठीक है। उसके लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आप लोग अच्छे से डिसिप्लिन वे में करके रखना, ठीक है, एकदम एक कॉपी बनाना अच्छे से, वहाँ पे नोट करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ई है, ई की डायरेक्शन ये है, तो पोटेंशियल जो ये जो डायपोल है, डायपोल की डायरेक्शन कौन सी होना होगा, ये होना होगा, ठीक है। तो ये डायपोल की डायरेक्शन है, ठीक है। तो P और E दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो बेसिकली दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 180 डिग्री। ये मालूम है आपको कि दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज कहाँ पे होंगे, इस साइड में होंगे, है ना, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होंगे, ठीक है। इतना सा है कहानी, है ना। तो इस तरह से जब आप समझोगे, जिस टाइप का भी क्वेश्चन क्यों ना आए, ठीक है, आप लोग आराम से अप्रोच कर पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस भी करना होगा आपको, ठीक है, तभी कर पाओगे अच्छे से, ओके। तो बाकी आप लोग एक काम करना, बाकी जो डिराइवेशन से प्लेलिस्ट पे चेक कर लेना, ये जो ऑल डिराइवेशन करके प्लेलिस्ट है इसमें सब कुछ मैंने करे के रखा है, ठीक है। तो आप लोग चेक करना और लाइक भी करना, और कुछ डाउट है तो कमेंट करके बोलना, ठीक है, मैं आराम से समझा दूंगा आपको, और शेयर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, इतना ही है, ओके, थैंक यू।